नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस धमाकेदार सी क्लास में। दोस्तों आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं आज की वीडियो में अपन उनको डिस्कस कर लेंगे, और जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं प्रोटोजोआ के साथ। चलिए दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं, जो सारे के सारे जो नॉन कोडेट्स के जो फाइलम है उन वो अपने को सीक्वेंस में याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं सारे के सारे जो फाइलम है अपने। सबसे पहले तो इसमें होगा अपन दोस्तों प्रोटोजोआ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों एक फाइलम पोरीफेरा। ये सारे के सारे नॉन कोडेट्स के फाइलम है। पोरीफेरा के बाद में अपन बात करें दोस्तों सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद में अपन बात करें टिनोफोरा। टिनोफोरा के बाद में अपन दोस्तों बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद में एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज। इसके बाद बात करें दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इसके बाद बात करें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा और लास्ट में कोर्डेटा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी बात हुई जो सारे के सारे जो फाइलम है वो अपन ने सीक्वेंस में देख लिए। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अपन जो फाइलम प्रोटोजोआ है अपन उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अपना फाइलम प्रोटोजोआ। इसके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होने वाले हैं। प्रोटोजोआ, देखिए दोस्तों जो प्रोटोजोआ है सबसे पहले मैं इसकी जो स्टडी होती है प्रोटोजोआ की उसको अपन बोलते हैं, तो प्रोटोजोआ की जो स्टडी है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं प्रोटोजूलॉजी। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों नाम जो प्रोटोजोआ है ये कैसे इसका भाई जो नाम पड़ा है तो किसी न किसी कारण से पड़ा हो, कैसे पड़ा देखिए दोस्तों। बात करते हैं प्रोटोजोआ, इधर लाओ इसको और तोड़ दो। जो प्रोटोजोआ है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है प्रोटोस और दूसरा जो शब्द होगा वो होगा जून। प्रोटो और जून। प्रोटोस का मतलब यहां होता है दोस्तों फर्स्ट, फर्स्ट या जो प्रथम है, प्रथम प्रोटोस का मतलब होता है। दूसरा बात करें जून, इसका मतलब होता है एनिमल। आई बात समझ में कि जो प्रथम जो एनिमल है, प्रथम जो जंतु है वो कौन से हैं, प्रोटोजोआ। आई बात समझे, जो प्रथम जंतु वो कौन से हैं, प्रोटोजोआ। अब ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम हम बोलते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो सबसे पहले जो प्रोटोजोआ का अध्ययन किया या प्रोटोजोआ की खोज कह सकते हैं अपन, तो सबसे पहले जो इनका अध्ययन किया था वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। लिख देता हूं मैं, खोज किसने करी है, ल्यूवेनहॉक। सब तो मैं अगर बात करें कि जो प्रोटोजोआ है उनकी सबसे पहले जो स्टडी की बात करें या उनकी खोज की बात करें तो किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक साहब ने करी थी। कब करी है ये करी थी 1677। अब ल्यूवेनहॉक साहब ने खोज कर दी। ठीक है, अब खोज के बाद फिर किसी ने पूछ लिया अरे सब प्रोटो आपने खोज तो कर दी लेकिन इनका नाम क्या दिया है। ठीक है, तो नाम अब ल्यूवेनहॉक साहब नाम नहीं दिया तो नाम देने के लिए कोई दूसरा आया होगा। ठीक है, अब दूसरा कौन आया देखिए, एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोल्डफस। ये आए और इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटोजोआ नाम दिया, प्रोटोजोआ नाम दिया। अब पूछे कि प्रोटोजोआ नाम किसने दिया तो किसका नाम लेंगे अपन, गोल्डफस का।
ठीक है। और खोज किसने करी है, सबसे पहले स्टडी किसने करी, तो किसने करी, ल्यूवेनहोक ने। और जो प्रोटोजोआ की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, प्रोटोजूलॉजी, ठीक है। और प्रोटोजोआ का अर्थ क्या है, प्रोटोस प्लस जून, मतलब जो फर्स्ट जो एनिमल्स हैं, प्रथम जो जंतु है वो कौन से थे दोस्तों, प्रोटोजोआ। क्या यहां तक की बात क्लियर है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों जो नाम दिया था, ये जो गोल्डफिश ने ये दिया था 1817 में नाम दिया था दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। अब जो बात करें एक प्रोटोजोआ की, एक खास बात और बता दो, ये जो प्रोटोजोआ है दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है दोस्तों, मतलब तीसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, प्रोटोजोआ। लिख देता हूं मैं, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, प्रोटोजोआ। तो फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, ठीक है, वो भी देख लेते एक बार। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, और वो कौन सा होगा, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होगा, मोलस्का। और थर्ड अभी बता दिया कौन सा है, प्रोटोजोआ। काम की बात है दोस्तों, पूछ ले कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें जो इंसेक्ट आते हैं, बीटल्स, भ्रंग। सेकंड जो लार्जेस्ट फाइलम होगा वो है मोलस्का, और तीसरा है प्रोटोजोआ। याद कैसे रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, देख लो। अपन ने दोस्तों देखा होगा AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जैसे ATP है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे ही अपन याद करेंगे AMP। जब ट्राइफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट हट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अब एक तो ये याद हुआ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसी ट्रिक के माध्यम से अपन याद कर लेंगे कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, सेकंड कौन सा और थर्ड कौन सा। देखिए A फॉर एप्पल नहीं, ऑर्थ्रोपोडा, क्या A फॉर एप्पल नहीं, ऑर्थ्रोपोडा, A फॉर ऑर्थ्रोपोडा, M फॉर मोलस्का और P फॉर प्रोटोजोआ। क्या ये बात समझ में आई कि अगर कोई पूछे फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है तो क्या कह देंगे अपन, ऑर्थ्रोपोडा। सेकंड कौन सा है, मोलस्का, और तीसरा कौन सा है, प्रोटोजोआ। कि यहां तक की अगर बात क्लियर है तो मैं इसको मिटाऊं और आगे चलें अपन। अब इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं अपन उनकी बात करेंगे। लो जी, इसको मिटा देता हूं और यहां पे लिख दूं मैं जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। देखिए दोस्तों, जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इनमें देखेंगे जो प्रोटोजोआ जो जंतु हैं वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर, ठीक है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब इनकी विशेषता लिखता हूं कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय, और साथ में भी लिख दूं यूकैरियोट है दोस्तों। ये कौन सी प्रकार की सेल है, इनमें यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक। अब एक बात बताओ कि आपने ऐसा देखा है कि प्रोटोजोआ कभी घूमते हुए देखा है क्या, जैसे अपने कुत्ता, बिल्ली और जो भी अपन जानवर देखते प्रोटोजोआ देखे हैं क्या आपने, नहीं देखे होंगे। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जंतु है, नग्न आंखों से हमें नहीं दिखाई देते। लिख दूं माइक्रोस्कोपिक, जिनको बोलते हैं सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव होते हैं ये, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा इनमें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी का जो संगठन है, शरीर संगठन है, वो कौन सा होगा दोस्तों। लास्ट वीडियो जो अपनी थी उसमें मैंने बताया था, जो 5 जो प्रकार बताए थे, जो आधार बताए थे एनिमल्स को, जो जंतुओं को बांटने के,
तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बताए थे मैंने 5 आधार, तो उसमें सबसे पहले जो बताया था मैंने वो कौन सा था? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या प्रोटोप्लाज्म ग्रेड जो मैंने बताया था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसके प्रोटोप्लाज्म में चलती है। तो कौन सा लेवल हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का संगठन कौन सा है दोस्तों इसमें? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। चलो बढ़िया बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं सिमेट्री की, सममिति, सममिति, सिमेट्री। देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ के बारे में जो अपन ने लास्ट वीडियो थी, ओवरऑल अगर अपन देखें तो इनको असममित में रखा गया है। किसमें? असममित, सॉरी तो असममित, एसिमेट्रिकल में रखा गया है इनको, कि इनमें जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है? एसिमेट्रिकल होते हैं सारे के सारे। लेकिन कुछ एक जो जंतु है दोस्तों इसमें, उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, आर्य सममिति बोलते हैं जिसको। कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। कुछ में स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है, स्फेरिकल सिमेट्री। लेकिन ओवरऑल अगर देखें अब तो प्रोटोजोआ को किसमें रखा गया है? असममित में रखा गया है, कि इनके जो जीव होंगे वो कैसे होंगे? असममित जीव होते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर? यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब इनका अर्थ जो मैंने पिछली जो वीडियो थी उनमें सभी में डिस्कस कर लिया था, क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, और सममिति इनमें कैसी होती है? असममित अगर देखें तो। लेकिन बाकी इनके जीव है तो कुछ जीवों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कुछ में बाइलेटरल भी पाई जाती है, और कुछ में स्फेरिकल सिमेट्री भी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ जो इनमें जीव है वो एकल होते हैं, एकल, सोलिटरी, और कुछ जो होंगे इनमें निवही, जिनको बोलते हैं कॉलोनियल, जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो कुछ तो जंतु कैसे होंगे? एकल रहते हैं। जैसे एकल में बात करें अपन, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। और कॉलोनी में बात करें तो इसमें आते हैं जो रेडियोलेरियन ऊज होते हैं, फोर्मिनिफेरा जो ऊज है वो कॉलोनियल में आते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो अपन सीधा सीधा याद रखेंगे, कुछ जीव एकल होते हैं जो अकेले अकेले पाए जाते हैं, और कुछ जीव कॉलोनी बनाकर रहते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर सारी? मिटा दो इसको। हाँ जी, अब बात करते हैं इनकी बॉडी शेप की, बॉडी शेप। तो देखिए जो प्रोटोजोआ है दोस्तों, कुछ प्रोटोजोन्स के बाहर तो क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है सिर्फ वही पाई जाती है, और कुछ के बाहर पेलिकल का आवरण पाया जाता है, पेलिकल जो मैंने बताया था यूग्लिना में, ठीक है दोस्तों। और कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, या फिर कैल्शियम सिलिकन, या उससे कुछ और जो मॉलिक्यूल जुड़ के कुछ एक कवच टाइप का कुछ बनता है। लेकिन अपन बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक आवरण पाया जाता है, जिनको अपन सेल या लोरिका हाउस भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपन लिख दें यहां पे कि शरीर नग्न होता है, मतलब बाहर इनके कोई आवरण नहीं पाया जाता कुछ में, और कुछ में पेलिकल का आवरण, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। कुछ प्रोटोजोन्स में, सीधा लिख देता हूं दोस्तों में, कैल्शियम कार्बोनेट से बना आवरण पाया जाता है, जिसे लोरिका हाउस कहते हैं, लोरिका हाउस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करें बॉडी शेप की, अब देखिए शरीर कुछ तो नग्न होगा, जैसे अमीबा है उसके बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कुछ में पेलिकल, यूग्लिना की बात करें अपन, पैरामीशियम की बात करें, कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक आवरण पाया जाता है, जिसे अपन लोरिक हाउस या सेल भी कहते हैं दोस्तों, या कवच कह सकते हैं अपन, SHEL सेल कहते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर? अब देखिए दोस्तों,
अब कुछ तो जो जिनका शरीर नग्न है, ठीक है दोस्तों, बात करें जिनका शरीर नग्न है, वो तो कैसे होंगे? इरेगुलर, इरेगुलर, अनियमित आकार की, नियमित आकार। अनियमित आकार कैसा होगा? क्यों? क्योंकि उनके बाहर कोई आवरण तो प्रेजेंट है नहीं। जैसे अमीबा देखा होगा, कैसे कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, तो मतलब उसका आकार कैसा होगा? अनियमित या परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील। समझते जाना दोस्तों अच्छे से, परिवर्तनशील। उदाहरण में इसका लिख दूं, अमीबा लिख दिया, ये लो जी। दूसरी बात करें कि कुछ में मैं बात करी मैंने, पेलिकल पाया जाता है, पेलिकल जो लास्ट क्लास में बताया था, जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का पॉलीमर होता है, और कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट का बना आवरण पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर इनमें ये पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनका जो शेप होगी बॉडी का, वो कैसा होगा? रेगुलर या नियमित आकार का होगा। लिख देते हैं, ये लो जी, रेगुलर या नियमित आकार का, नियमित होते हैं। क्या इनमें कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, तो क्या लिख देते हैं? अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। और इसमें उदाहरण अगर देखें तो यूग्लिना और पैरा की बात करें, ठीक है, ये क्लियर दोस्तों, बॉडी शेप। इसके बाद में नेक्स्ट जो इनका लक्षण है उस पर बात करते हैं। चलो नेक्स्ट की बात करें। अब देखिए दोस्तों, इनकी जो आवाज की बात करते हैं, आवाज, हैबिटाट जिसे बोलते हैं अपन, बात करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो प्रोटोजोआ है वो विश्वव्यापी होते हैं और सर्वव्यापी होते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पे, विश्वव्यापी, यह आप लिख देंगे सर्वव्यापी, मतलब विश्वव्यापी संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, और सर्वव्यापी मतलब सभी जगहों पर पाए जाते हैं। चलो जी, बात करें, अगर जलीय है, एक्वेटिक, जलीय क्षेत्र या जलीय आवास में पाए जाने वाले, बिल्कुल जलीय आवास में पाए जाते हैं प्रोटोजोआ। अगर जलीय की बात देखें दोस्तों, आगे इसको और बढ़ दें, जलीय में एक तो फ्रेश वाटर और दूसरा मैराइन वाटर, दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर की अगर बात करें, जैसे अमीबा पाया जाता है, और इसमें भी अमीबा की कुछ स्पीसीज, जैसे कि अमीबा प्रोटेस है, अमीबा वेरुकोसा, ऐसे कुछ जो स्पीसीज है अमीबा की, वो मैराइन वाटर में पाई जाती है, ठीक है। दूसरे पर बात करें, एक्वेटिक पाए जाते हैं, जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरे ये पैरासाइट रूप में पाए जाते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, परजीवी दूसरों पर पाए जाते हैं, जिनमें अपन जो मतलब जो परजीवी की बात करें, जो दूसरे जो जंतु हैं, जीव हैं, उनसे क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, उन पे रहते हैं। इसकी अपन बात करें, जैसे प्लाज्मोडियम, उदाहरण भी साथ लेके चलते हैं। प्लाज्मोडियम की बात करें, नोसेमा की बात करें, नोसेमा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि सेरिकल्चर में नुकसान करता है, ये सेरिकल्चर के लिए हानिकारक जीव प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, नोसेमा। इसके बाद में बात करें दोस्तों, लेशमानिया, और भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये काफी है। तो आवास की बात करें, पैरासाइट भी रहते हैं और एक्वेटिक जलीय आवास में भी रहते हैं। किसकी बात हो रही है? प्रोटोजोआ की। क्या यहां तक की बात सारी क्लियर है? क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं कि मुक्तजीवी होते हैं एवं परजीवी रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ रे, क्या यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, अब अपन इसकी जो नेक्स्ट विशेषता होगी उस पे चलते हैं। मिटा दूं इसको, दोस्तों अपन जो चल रहे हैं वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं, कि साथ साथ में इसीलिए लिखवा रहा हूं कि जो भी मैं लिखवा रहा हूं सारे के सारे अपन नोट्स बनाते हुए चलें आगे। और ये दोस्तों सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अपने को सिर्फ बीएससी में काम आ रहा है, आगे भी अगर अपन कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये चीजें सेम एज इट इज काम आएंगे दोस्तों। तो अगर अपन यहाँ पढ़ रहे हैं तो अपने को बाद में कम पढ़ना पड़ेगा, या पहले से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अपन बात करें इनकी, हाँ आप देखिए दोस्तों, देखते हैं अपन इनमें केंद्रकों की संख्या के आधार पर, कि केंद्रक है इनमें एक भी पाया जाता है और एक से अधिक केंद्रक
एक व एक से अधिक उपस्थित केंद्रक है दोस्तों। या तो किसी जीव में एक केंद्रक होगा या इनमें एक से अधिक, दो या दो से अधिक मतलब ज्यादा केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। बात करें दोस्तों इस आधार पर अगर देखें तो पहला होगा मोनो न्यूक्लिएट, एक केंद्र की। अब इनमें बताने की कोई जरूरत है क्या कि एक केंद्र की? ऐसे प्रोटोजोन जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, ऐसा होगा क्या कि ऐसे एक केंद्र की बात करेंगे तो ऐसे जो प्रोटोजोन जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। कौन से? ऐसे प्रोटोजोन जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है वो कौन से होंगे? एक केंद्र की। दूसरे पर बात करें बाइन्यूक्लिएट, द्विकेंद्र की, लिख देता हूं मैं, द्विकेंद्र की। और तीसरी पर बात करें मल्टी न्यूक्लिएट, बहु केंद्र की। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? पहले मोनोन्यूक्लिएट। अब मोनोन्यूक्लिएट की बात करें तो ऐसे ऐसे प्रोटोजोन जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका, अमीबा है। देखिए दोस्तों साथ साथ में जो इनके एग्जांपल्स हैं वो भी करवाते जा रहा हूं। देखिए दोस्तों प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं लेकिन इंसेक्ट एक जो ऑर्थ्रोपोड्स है वो यहाँ पे आके बैठ गया, ये कहीं काट ना ले। चलो देखते हैं इसके जो उदाहरण है अमीबा। ठीक है, साथ साथ उदाहरण लेके चल रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते चले। बाद में अगर इनको देखें तो कहीं ऐसा ना होगी कहाँ अमीबा पढ़ लिया कहाँ वो पढ़ लिया। तो अब धीरे धीरे इनके साथ साथ एग्जाम्पल देखते चलेंगे ना तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने लिए ही फायदा है। दूसरी बात करें बाइन्यूक्लिएट जिनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो सिलिएट्स हैं, जो क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक क्लास आएगी सिलिएट्स। तो सिलिएट्स हैं दोस्तों जिसमें पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम में दोस्तों दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक तो होता है दोस्तों माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरा होता है दोस्तों एक मेगा न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस होगा इसको बोलते हैं दोस्तों लघु केंद्रक। दोस्तों पता ही आपको लघु और गुरु केंद्रक। अब देखिए दोस्तों जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो इसमें हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। पूछे कि जो पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियस किसमें हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में। मेगा न्यूक्लियस इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनमें हेल्प करता है। कौन? मेगा न्यूक्लियस। तीसरी बात करें अपन दोस्तों मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट इसमें एक से अधिक प्रकार के तो मतलब दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें अपन उदाहरण देखें तो ये है ओपेलाइना। ओपेलाइना पहले दोस्तों इसको अपन पढ़ते थे मेस्टिकोफोरा में ओपेलाइना को, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है, एक अलग से क्लास बना दिया है ओपेलाइनेटा। जो अपन आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसमें जो सार्कोमेस्टिकोफोरा जो सब फाइलम है उसमें तीन क्लासेस बनाई थी। वो पहली मेस्टिकोफोरा, दूसरी राइजोपोडा और राइजोपोडा सार्कोडेना जिसे बोलते हैं, और तीसरी बनाई थी ओपेलाइनेटा जिसमें ओपेलाइना है। अब बात करें दोस्तों ओपेलाइना, एक चीज और बता दो इसकी, ये मेंढक की आंत का अंतःपरजीवी है दोस्तों। मेंढक की आंत का अंत है परजीवी, एंडोपैरासाइट ऑफ फ्रॉग्स इंटेस्टाइन। फ्रॉग की जो इंटेस्टाइन है उसका अंतःपरजीवी ओपेलाइना। अब यही दोस्तों एक चीज और भी मैं क्लियर कर देता हूं, एक नाम और भी आएगा अपने बाद में या अपने को कंफ्यूज करेगा कहीं ना कहीं कि एक पढ़ते हैं अपन मेंढक की आंत का, सॉरी मेंढक के मलाशय का अंत है परजीवी। चलो बढ़िया है, मेंढक के मलाशय का अंत परजीवी। उदाहरण याद रखो दोस्तों, निक्टोथीरस। निक्टोथीरस ये सीलेट क्लास में आएगा दोस्तों, बाद में देखेंगे। सीलेट जिसमें जो पैरामीशियम आता है उसमें आएगा, इसको अपन बाद में देखेंगे। लेकिन बताया मैंने कि मेंढक की आंत का अंतःपरजीवी ओपेलाइना, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, मलाशय का अंतःपरजीवी निक्टोथीरस। क्या इतनी बात क्लियर दोस्तों केंद्रक के आधार पर? क्लियर? हाँ मिटा दो इसको। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि गमनांग कौन से होते हैं इनमें।
अब बात करते हैं दोस्तों इनमें गमन अंग। गमन अंग उपस्थित या अनुपस्थित। अब दोस्तों गमन अंग है, उपस्थित होंगे और कुछ में अनुपस्थित भी होते हैं। ठीक है, समझ लेना अच्छे से। जिनमें उपस्थित होते हैं, कुछ जो प्रोटोजोआ जिनमें गमन अंग उपस्थित होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। तो गमन अंग जो उपस्थित होंगे वो अनेक प्रकार के कौन से बात करें, इनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। स्यूडोपोडिया जिसको बोलते हैं हम कूटपाद। दूसरी बात करूं मैं इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला कसाब जिसको बोलते हैं अपन, ये लो जी। तीसरी अगर इनमें बात करें अपन तो इनमें पाया जाता है दोस्तों फ्लैजिला हो गया, स्यूडोपोडिया हो गया, हाँ सीलिया जिसे अपन बोलते हैं पक्षमाप। इसमें पाया जाता है दोस्तों स्यूडोपोडिया कूटपाद की बात करें। अमीबा जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तब पता चलेगा। जो राइजोपोडा जो क्लास होती है सार्कोडेना उसमें पाया जाता है। फ्लैजिला जो मेस्टिकोफोरा है जिसमें उदाहरण की बात करें यूग्लिना। और तीसरा सीलिया किसमें पाया जाता है, जो पैरामीशियम उसमें सीलिया पाया जाता है। एग्जांपल बाद में भी लिखवा दूंगा इनके, और अब भी अगर लिखना चाहो तो मैंने बोल दिया अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। अब कुछ होते हैं दोस्तों जिनमें गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। किसमें अनुपस्थित होते हैं, जो इसकी क्लास स्पोरोजोआ है दोस्तों में, ये वैसे तो गमन अंग अनुपस्थित हो वो अपन बाद में क्लासिफिकेशन में भी बात करेंगे, लेकिन जो क्लास स्पोरोजोआ है उसमें आता है प्लाज्मोडियम। उसमें क्या होता है, गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात हो रही तो अपन याद रखेंगे कि जो गमन अंग उपस्थित भी होते हैं और अनुपस्थित भी होते हैं। उपस्थित होते हैं उनकी बात करें, कौन से हैं, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और पक्षमाप या सीलिया। अनुपस्थित वो स्पोरोजोआ में बता दिया, वो बाद में भी क्लासिफिकेशन में अच्छे से डिस्कस करने वाले। चलो आगे चले, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पोषण की भी, यही बात कर लो दोस्तों में। अब क्या अलग से वो पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन। देखिए दोस्तों जो प्रोटोजोवन सीन में पोषण भी अलग अलग प्रकार से होते हैं, बहुत सारी अलग अलग इनकी विधियां पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो प्रोटोजोआ हैं वो होते हैं होलोजोइक, जिनको बोलते हैं अपन जंतु संभोजी। दूसरी बात करूं मैं दोस्तों, ये होते हैं होलोफाइट या होलोफिटिक बोल सकते हैं। ये होते हैं पादप संभोजी, पादपों के समान भोजन करने वाले। कौन से हो गए, जिनमें भाई क्लोरोप्लास्ट जिनमें प्रेजेंट होगा और जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उसकी बात हो रही है। तीसरी बात करें, मिक्सोट्रोपिक भी होते हैं। मिक्सोट्रोपिक कौन है, यूग्लिना, जो कि जंतु और पादप दोनों के समान करता है। कुछ दोस्तों ये सेप्रोजोइक भी होते हैं और कुछ सेप्रोफाइट भी होते हैं। ठीक है, तो पोषण भी इनमें अलग अलग प्रकार का हो गया। कुछ पैरासाइट भी होते हैं इसमें। पोषण की भी अलग अलग विधियां सभी में। जनरल कैरेक्टर्स में अपनी ये याद रखेंगे, पोषण में अलग अलग प्रकार का, किसी में जंतु संभोजी, किसी में होलोफाइटिक पादप संभोजी, किसी में मिक्सोट्रोपिक, सेप्रोजोइक और सेप्रोफाइट और पैरासाइट, ये इनमें पोषण के प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी बात अपन नेक्स्ट बात करें, आगे बात करें अपन इनमें डाइजेशन की बात करें दोस्तों। यही ले लेता हूं डाइजेशन। पाचन की इनमें बात करें तो पाचन जो होगा इनमें दोस्तों वो होगा इंट्रासेल्युलर पाचन होता है। इंट्रासेल्युलर अरे एक सिंगल ही तो सेल है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है किसमें, फूड वैक्यूल्स के माध्यम से। फूड वैक्यूल्स के माध्यम से, या फूड वैक्यूल्स में लिख देते हैं, फूड वैक्यूल्स में होता है। और जो भोजन का जो माध्यम होगा पहले अम्लीय होगा और उसके बाद में क्षारीय होता है। और अपने में जो भोजन का माध्यम होता है पहले अम्लीय होता है, पहले क्षारीय होता है, जो भी है कमेंट करके बताना दोस्तों। ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हो गया। और अपने में डाइजेशन में कौन सा पाया जाता है, इंट्रासेल्युलर या एक्स्ट्रासेल्युलर या दोनों, वो भी कमेंट करके बताना। पाचन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है और फूड वैक्यूल्स में होता है। यहां तक की बात क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन की बात करें दोस्तों तो इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो होगा जनरल बॉडी सरफेस द्वारा। जनरल
बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, जो इनकी बाहर की जो झिल्ली है ना उसके द्वारा होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड, जो सरल विसरण विधि है ना उसके द्वारा होता है, सरल विसरण विधि के द्वारा होता है। इनमें इसकी बात हो रही है रेस्पिरेशन की, तो कैसे होता है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है और साथ में सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। उत्सर्जी पदार्थ की इनमें बात करें, एक्सक्रीशन, इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होगा, उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीशन दोनों की बात हो रही है दोस्तों, इसके द्वारा जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। अब उत्सर्जी पदार्थ की बात करें, वो होगा अमोनिया, जलीय जीव रे अमोनिया। तो इनको क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक या यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक, बताओ रे दोस्तों। अरे उत्सर्जी पदार्थ इनका अमोनिया है तो इनको अमोनोटेलिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलो रे, अरे बता दो। अमोनोटेलिक प्रोटोजोन्स, ये जंतु हो गए। चलो इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद में बात करें अपन एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें, संकुचनशील रिक्तिका, नाम सुना होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की अगर बात करें, जो संकोचनशील रिक्तिका है, ये दोस्तों एक प्रकार से एक अस्थायी संरचना है ये, और किस में पाई जाती है, जो फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोन्स है ना, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में ये संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। और ये क्या करती है, जल से अतिरिक्त शरीर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालती है। ठीक है, इसके लिए एटीपी भी खर्च होगा क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है। तो बात करें कि जो मेराइन वाटर में जो प्रोटोजोन्स रहते हैं, क्या उनमें संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सीवी पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती। किन में पाई जाती है, ये जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। चलो बढ़िया बात। अब जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इनके बारे में अपन ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो अपन अच्छे से नेक्स्ट क्लास में जो अपनी सेकंड यूनिट होगी उसमें ऑस्मो रेगुलेशन दे रखा है, उसमें अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। गारंटी है बिल्कुल बिल्कुल आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि यहाँ से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बढ़िया से क्लियर करवा दूंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपको। ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका की बात हो गई। अब इसमें बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की, बात करें अपन रिप्रोडक्शन की। अब दोस्तों इसके जनरल बॉडी कैरेक्टर जो है, इनमें जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, इनमें और भी अच्छे से और भी डेप्थ में जाके करवा सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉलेज जो अपन तैयारी करें तो उसमें हम देख ले बड़ी वीडियो वैसे देख के डरने लग जाते हैं, पता नहीं कितना सारा बता दिया, याद होगा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही शानदार इजी है ये, अगर एक या दो बार इनको पढ़ेंगे तो ऐसे दिमाग में मतलब हमेशा ही बने रहेंगे कि हाँ इनमें ऐसा पाया जाता है, इनमें ऐसा कुछ पाया जाता है। एक या दो बार बस रीडिंग कर लो दोस्तों अच्छे से। ठीक है, अब बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि दोस्तों अपन कॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हैं तो इतना तो देखो पढ़ना बनता ही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक बार सारे के सारे यहाँ लिख दूं, कुछ यहाँ लिख दूं और एक एक को ऐसे करवा दूं कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। वो दोस्तों नोट्स मेकिंग पैटर्न भी नहीं होता। और अब ये जो मैं लिखा रहा हूँ सारी चीजें नोट्स भी बना सकते हो आप प्रॉपरली। ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी उम्मीद करता हूँ मैं। रिप्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप की इनमें रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब देखिए दोस्तों, अब इनको मैं अच्छे से जो डिटेल जो स्टडी करेंगे अपन इनकी, वो करेंगे अपन जो सेकंड यूनिट है उसमें करेंगे। लेकिन यहां मैं इनके नाम बता देता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस के द्वारा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, इनमें ऑटोगेमी पाई जाती है। सिर्फ यहाँ पे इतना ही नाम याद कर लो। इनमें दोस्तों होलोगेमी पाई जाती है, सारी सारी मैं आगे डिस्कस करूंगा। कॉन्जुगेशन, सिनगेमी क्या होते हैं दोस्तों, सारे के सारे मैं आगे बढ़िया से इनको डिस्कस करने वाले। बात करें अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इनमें बाइनरी फिजन पाया जाता है। बाइनरी फिजन ये भी 3 प्रकार से होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसमें बडिंग पाई जाती है, इन बडिंग के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
बाइनरी फिजन के द्वारा हो गया। और अपन बात करें इनमें, हाँ, मल्टीपल फिजन के द्वारा भी, मल्टीपल फिजन के द्वारा भी इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों ये एक बार अपन सिर्फ इतना याद रखेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं किसमें, प्रोटोजोआ में। चलो बढ़िया बात है, याद हुए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एनसिस्टमेंट की। नाम आता है पुट्टी भवन, जिसको अपन बोलते हैं पुट्टी भवन। तो दोस्तों जो प्रोटोजोन वो है, क्या करते हैं कि जो जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जब एडवर्स कंडीशन तब आती हैं, तब क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण कर लेते हैं, सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं। तो ये स्पोर्स जो होते हैं उनके चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण कर लेते हैं। तो क्या होता है, उसे अपन बोलते हैं पुट्टी भवन। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो क्या होती है, पुट्टी टूट जाती है और उसके जो अंदर जो जीव है वो सारे सारे बिखर जाते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, पुट्टी भवन। और कब किया जाता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जाता है। बात एक चीज और भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोजोआ की नेचुरल डेथ नहीं होती, अमर है ये, बिकॉज इनके सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म में विभेदन नहीं पाया जाता, डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। प्रोटोजोआ की नेचुरल डेथ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि मरते ही नहीं, इनको अपन वैसे मार दे तो मर भी जाते, देखो मरते तो नहीं, लेकिन नेचुरल डेथ नहीं होती इनकी, क्योंकि इनके सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में विभेदन नहीं पाया जाता, ये अमर रहते हैं। जी हाँ, बोल सकते हैं कि मैं हूँ खलनायक, अमर है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स की अपन ने बात कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो समझ में आया, चलो बढ़िया बात है। देखो मेरा काम था सिर्फ समझाने का और मैंने अच्छे से डिस्कस भी किया है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो देखो गलती है, इंसान से होती है, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर्स की बात कर ली। अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन इनके जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद जो आगे के जो फाइलम उनको एक एक करके अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और यूनिट सेकंड जो है इसकी, यूनिट सेकंड में दोस्तों इनके बारे में क्या, इसका ऑस्मोरेगुलेशन भी दे रखा है, जो प्रासरण है उसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले। रिप्रोडक्शन है तो उसमें अपन ये सारे क्या होते हैं, कैसा होता है इनमें, वो सारा भी अपन डिस्कस करने वाले। लेकिन जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो अगर एग्जाम में अपन लिखते हैं इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जो पाया जाता है, तो बिल्कुल इसमें जो आपको नंबर है वो मिलने वाले हैं। ये अगर लिखो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात आ जाए तो ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय प्रकृति, जय विज्ञान, जय नारी शक्ति। धन्यवाद आप सभी का।